आज से 10-11 साल पहले की बात है। मैं एक छोटा सा एक इंस्टीट्यूट उसमें मैं पढ़ा रहा था और गेस्ट स्पीकर्स हम कॉल कर लेते थे। यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में, इदारों में गेस्ट स्पीकर का कल्चर नया नया मुतारिफ हुआ था और गेस्ट स्पीकर्स में इस मुल्क के मारूफ कॉलम निगार भी थे, दानिश्वर भी थे, कह लीजिए साइंटिस्ट भी थे। मैं कोशिश करता था कि बच्चों को नए ज़माने के जो आइडियाज़ हैं उससे आगाह कर सकें। मेरे इल्म में आया कि एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जितने एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो इकट्ठी करके डाल दी जाती और उस वेबसाइट को पाकिस्तान की एजुकेशन की नंबर 1 वेबसाइट तब भी कहा जाता था, आज भी कहा जाता है। इस वेबसाइट का नाम ilmkidunia.com है। बड़े आप में से लोग मुतारिफ होंगे, लेकिन आप अगर यंगस्टर से पूछेंगे तो हर दूसरा बच्चा इससे मुतारिफ होगा, क्योंकि एडमिशन कहाँ लेना है, मेरिट लिस्ट क्या है, ये सब चीज़ों को डिजिटल लाने वाली पहली वेबसाइट ilmkidunia.com थी। तो मुझे याद है कि ये जब लेक्चर्स और सेशंस उस इंस्टीट्यूट में होते थे, इल्म की दुनिया वालों ने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि शाह साहब अगर ऐसा मुमकिन हो सके कि हम ये सारे सेशंस जो गेस्ट स्पीकर्स के होते हैं इनको हम रिकॉर्ड करके अपनी वेबसाइट पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे डाल दिया करें। अच्छा, ये वेबसाइट, फेसबुक, यूट्यूब मेरे लिए बड़े नए नए वर्ड्स थे। इसमें कोई मुबालगा नहीं है कि 10 साल पहले मेरा फेसबुक भी नहीं था, उससे चंद साल पहले वैसे ही फेसबुक नहीं थी, लेकिन 10 साल पहले कंफर्म ना मेरा यूट्यूब था ना मेरा फेसबुक था। तो मैंने उनको अलाउ कर दिया थी, परमिशन दे दी। उनकी टीम कैमरा लेकर आती थी, जावेद चौधरी का लेक्चर हो रहा है रिकॉर्ड कर लिया, अख्तर अब्बास का हो रहा है रिकॉर्ड कर लिया, कोई गेस्ट स्पीकर है, बिलाल कुतुब है गेस्ट स्पीकर, रिकॉर्ड कर लिया। ये रिकॉर्ड करके सबके सब सेशंस अपनी वेबसाइट पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे डाल देते थे। अच्छा, हैरान तो नहीं हुआ कि इसकी हमें फीडबैक आना शुरू हुई 10 साल पहले। और कमिंग डेज़ में ये सब के सब हमारे जो गेस्ट स्पीकर्स थे ये तो बिज़ी होते रहे, लेकिन मैं पढ़ाता था मैथमेटिक्स, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड साइंस का था, तो मैथ का मैं टीचर था। तो मैं पढ़ाने के बाद जो आखिरी 8-10 मिनट बच जाते हैं उसमें एथिक्स और मॉरल्स की बातें किया करता था बच्चों से। तो मेरे तमाम स्टूडेंट ने कहा कि सर वो जो 8-10 मिनट आप हमें सिखाते बताते हैं, जिससे बड़ी चेंज आती है बच्चों में, और ये हमें कोई नहीं सिखाता बताता, आप इन चीज़ों को रिकॉर्ड करवाना शुरू करें। प्रोफेसर, मैंने उन चीज़ों को रिकॉर्ड करवाना शुरू कर दिया। आने वाले चंद सालों में मेरे वो लेक्चर्स जो इंटरनेट पे ilmkidunia.com पे जाते थे वो फैलना शुरू हो गए और 2015 तक, यानी 10 से खड़ा हूँ और 15 तक आया हूँ, 2015 में वो सब के सब लेक्चर्स वायरल हुए। और 16 में, अच्छा, किसी भी प्रोफेसर स्पीकर के लिए सबसे बड़े एजाज़ की बात ये होती है कि उसको गेस्ट स्पीकर बुलाया जाए। तो आप अंदाज़ा लगाएं, मैं पाकिस्तान को एक तरफ रखता हूँ, सिर्फ दूसरे मुल्कों की बात करूँ तो 2016 में आई वाज गेस्ट स्पीकर फॉर 8 कंट्रीज़। 8 मुल्कों में मैं एज गेस्ट स्पीकर चला गया। और एकदम से जहाँ पर मैं पहले चंद गवर्नमेंट के इदारों में पढ़ा रहा था एज गेस्ट स्पीकर, मेरी गेस्ट स्पीकर की कॉल भी बढ़ गई। मुझे एक नई चीज़ पता लगी कि वो बातचीत जो मैं क्लासरूम में कर रहा हूँ, चंद बच्चों तक जा रही है, वही अगर मैं इंटरनेट पर डालता हूँ तो दुनिया उससे फ़ायदा उठाने लग पड़ती है। सो 15-16 में मेरी टीम, मैंने एक अपनी टीम बनाई। मैंने कहा जी मैं उनकी वेबसाइट पे भरोसा कर रहा हूँ, तो क्यों ना मैं एक अपनी टीम बनाऊँ और अपने साथ लोगों को तैयार करूँ और हम अपने लेक्चर प्रोड्यूस करके प्रॉपर अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करना शुरू कर दें। सर, ये तकरीबन 4.5 साल पहले हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया, पेज अपग्रेड किया और इस पे लेक्चर्स अपलोड करने शुरू कर दिए। इसके बाद ये सारा कॉन्सेप्ट आइडिया मेरे इस वक्त के इंस्टीट्यूट में, जिसे मैं फाउंडेशन कहता हूँ, हमने 3 सालों में 109 गेस्ट स्पीकर्स को कॉल किया। एक बार पहिया बन जाए दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं होती। उसी पहिए को जिसको मैंने इस्तेमाल किया था कि इस पावर को, डिजिटल की पावर को इस्तेमाल करते आप अपने मैसेज को, आप अपने आइडिया को फैला सकते हैं, मैंने उसी मैसेज को इस्तेमाल किया। 109 गेस्ट स्पीकर्स हर रंग के, उसमें से टेबल मैनर्स का बंदा भी था। मैंने आज ये ड्रेस पहना हुआ है, फॉर योर वेरी काइंड इन्फॉर्मेशन, ये मैंने किसी मेंटोर से सीखा। मुझे उसने बताया कि टीचर के जो कोट है वो किस तरह का होना चाहिए, उसकी टाई किस तरह की होनी चाहिए, उसको मफलर कैसे पहनना है, उसको जो उसकी स्वेटर है उसका रंग कैसा होना चाहिए, उसके जो जूते हैं वो मकेशन नहीं होने चाहिए, वो लेसेस वाले होने चाहिए। ये मुझे बाकायदा एक सब्जेक्ट के तौर पे उस्ताद मिल गया। मुझे टेबल मैनर्स के उस्ताद मिले। और ये सब के सब आपकी काइंड इन्फॉर्मेशन में भी कर दूं कि सब के सब फौज के इदारों में और सिविल सर्विस अकेडमी में पढ़ा रहे हैं। मसला ये है कि जिनको सब ने पढ़ाना है वो है टीचर्स, प्रोफेसर्स। हमारा बच्चा पढ़ने लिखने के बाद भी अगर उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स चेक की जाए वो सिफर है। आप उसको इंटरव्यू देने की स्किल देखिएगा, सिफर है।
आप उसको पूछें जी ड्रेस मैनर्स क्या हैं, वो 0 है। आप उसको कहें जी प्रेजेंटेशन स्किल है, सर एक बड़ी तादाद की प्रेजेंटेशन स्किल्स ना टीचर की ठीक है और बड़ी माफ़ी के साथ बच्चों की भी ठीक नहीं। वो जो पढ़ा है उस पर एतमाद कितना है वो भी नहीं है। आप में से कौन कौन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को जानता है जी? हाथ खड़ा करें। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का नहीं पता जी आपको? अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये स्किल्स की लिस्ट देता है जी, दुनिया को बताता है कि आने वाले जो साल है हमें जो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, जो यूनिवर्सिटीज से कॉलेजेस से निकल रहा है, इसको स्किल्स कैसी चाहिए। मैं स्किल्स गिनवा देता हूँ और आप सबके सब आज हम इस सेशन को ये भी क्यों ना सोचें कि हम अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के सोचें क्या हमारा ग्रेजुएट बच्चा जो कॉमर्स कॉलेज से पढ़ के निकल रहा है क्या उसमें ये स्किल्स हैं, क्या यूनिवर्सिटी से निकलने वाले बच्चे में स्किल्स हैं। वो कह रहे हैं जी सबसे पहली जो स्किल चाहिए वो एनालिटिकल थिंकिंग की स्किल है, साथ ही इनोवेशन चाहिए, उसे इनोवेटिव होना चाहिए नहीं है। वो कह रहे हैं जी उसे एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए और एक्टिव लर्निंग का मतलब ये है कि वो डिग्री तक ना पढ़े उसके बाद सारी ज़िंदगी पढ़ता रहे। बड़ी माफ़ी के साथ हमारा बच्चा डिग्री तक किताब खोल लेता है, नोट्स खोल लेता है, लेकिन उसके बाद वो किताब को हाथ भी नहीं लगाता, उसका वास्ता ही नहीं रहता। एक्सेप्शन है, कोई रिसर्च कर रहा हूँ। थर्ड वो कहता है जी उसको क्रिएटिव होना चाहिए। फिर सबसे अहम चीज़ उसकी क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, फिर उसमें लीडरशिप और सोशल जीनियस होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जी, आज दुनिया सोशल जीनियस की बात कर रही है। वो लोग जो ग्रो करते हैं वो इंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो टीम बना सकते हैं, वो लीडर होते हैं, वो सिस्टम चला लेते हैं। तो आप सोचिए, फिर वो इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, उसमें बर्दाश्त कितनी है, उसमें ज़र्फ़ कितना है, वो अपने जज्बात पे काबू कितना पा लेता है, उसका गुस्से पे कंट्रोल कितना है, वो अपने किसी भी इमोशन को कैसे चैनलाइज करता है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो जदीद जो आईटी की स्किल्स हैं उससे कितना मुतारिफ है। तो सर ये आप मान लीजिए कि हमारा फेसबुक है कि नहीं, हमारे बच्चों के फेसबुक पेज हैं, ये मान लीजिए कि हमने शायद यूट्यूब चैनल नहीं बनाया, मैंने जाके यूट्यूब चैनल बनाया 36 साल की उम्र में, मेरे बेटे की उम्र 13 साल है, वो 13 साल में यूट्यूब चैनल बना लेता है और बना चुका है। ये ज़माने की तब्दीली है। आज का बच्चा, मैट्रिक इंटर का बच्चा, वो इस सारी टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ है, लेकिन इंस्टीट्यूशन का काम है उसको वो स्किल्स देना कि वो इस आईटी के ज़रिए एम्प्लॉयबल हो सके, काबिल हो सके, खुद कफील हो सके, कमा सके। और इस कोविड में इनकलाब ये आया कि ई कॉमर्स बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ी। ई कॉमर्स कितनी तेज़ी के साथ बढ़ी है इसके कई स्टैट्स तो साकिब अज़हर साहब आपको बता सकते हैं, लेकिन आप लाहौर का कोई भी पुराना ऐसा शॉपिंग मॉल देख लीजिए और वहाँ जाके देखिए कि कितनी दुकानें बच गई हैं, तो 50% बंद हो चुकी हैं। क्यों बंद हुई हैं? क्योंकि रेंट पे नहीं कर सकते। क्यों बंद हुई हैं? क्योंकि उन्होंने अपना ई कॉमर्स बिल्ट नहीं किया था। आपके अभी तक के बड़े बड़े सानियों में इस साल का एक बड़ा सानिया हफीज़ सेंटर को आग लगना है। अगर आप नुकसान तहमीने अंदाजे लगाएं तो वो बिलियंस ऑफ रुपीज़ का है। ऐसे ऐसे दुकानदार हैं जो कहते हैं जी हमारी एक दुकान थी और हमारा नुकसान 55 करोड़ 50 करोड़, आम सी बात, हफीज़ सेंटर को आग लग गई। लेकिन क्या 50-55 करोड़ के मालिक ने कभी सोचा कि हमें ई कॉमर्स पे जाना चाहिए था, जहाँ पर दुकान में इतनी चीज़ें रखने की ज़रूरत ही नहीं थी, जहाँ पर एक डिजिटल शॉप चाहिए थी और वो डिजिटल शॉप हमारे काम को, कारोबार को चलाती रहेगी। क्या हफीज़ सेंटर आग लगने के बाद लैपटॉप मिलना बंद हो गए? क्या मोबाइल एसेसरीज नहीं मिल रही? आज भी मिल रही हैं। मेरे दफ्तर में भी अगर लैपटॉप या चीज़ कोई ख़राब होती है तो बड़े आराम से बच्चे जाके दराज पे या OLX पे ख़रीदते हैं। यानी हमारी टीम प्रोक्योरमेंट की क्या करती है, वो दराज पे या OLX पे जाके स्पेसिफिकेशन चेक करके उसके बाद ख़रीद लेती है। आपकी गाड़ी आपने बेचनी है, आप उसको पार्क व्हील पे क्यों डालते हैं? आपने ज़मीन ख़रीदनी है तो बेचनी है, कोई भी ऑप्शन, आप उसे ज़मीन.com पे क्यों डालते हैं? ये एक इतनी बड़ी पावर इस वक्त पैदा हो चुकी है, इतनी बड़ी डिजिटल की पावर पैदा हो चुकी है कि कोई हम में से इस कोविड से पहले सोच भी नहीं सकता था कि ऑनलाइन लेक्चर भी होगा, जबकि मैं 8-10 साल पहले से इन चीज़ों पे मौजूद था। कोई सोच भी नहीं सकता था। ये पैरेलल इस सिस्टम को हमें मानना पड़ेगा, ये भी एक ताकत है। इसी तरह ये जो ई कॉमर्स है, ये वो कॉमर्स जो आप पढ़ा रहे हैं उससे ज़्यादा जदीद है, उससे ज़्यादा मॉडर्न है। दुनिया इस वक्त eBay पे जा चुकी है, दुनिया अमेज़ॉन पे जा चुकी है, दुनिया कितनी डिजिटल शॉप लोकल में लोगों ने बनाई हुई है जिससे बच्चे पैसा कमा रहे हैं। और सिर्फ क्या है, उन बच्चों पे किसी यूनिवर्सिटी ने, किसी कॉलेज ने, किसी प्रोफेसर ने कोई एहसान नहीं किया। वो खुद इनोवेटिव थे, उनमें खुद जुर्रत थी कदम उठाने की, उन्होंने खुद तलाश करना शुरू किया, ढूंढा। मसलन मैं जो कुछ कर रहा हूँ,
वो यूट्यूब से कर रहा हूँ, सोशल मीडिया से कर रहा हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया गया। मेरी टीम में कितने ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी 2 लाख रुपए से ज़्यादा है, लेकिन जो स्किल्स उनके पास है वो यूनिवर्सिटी से उन्हें नहीं मिली। उन्होंने खुद मार खा के धक्कों से वक्त तकाज़ों के मुताबिक चीज़ें सीख ली हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सारी टर्म्स जो आज की दुनिया प्रोफेशनल्स के लिए इस्तेमाल कर रही है, आपके मेरे ज़माने में डिग्री में थी नहीं। मैं टर्म्स बोलने लगा हूँ जी, ब्लॉगर का वर्ड नहीं था, कंटेंट राइटर नहीं था। और फॉर योर वेरी का इन्फॉर्मेशन, ऐसा मुमकिन है आपके मुल्क में एक अच्छा कंटेंट राइटर महीने का 4-4.5 लाख रुपया कमा रहा हो, ऐसा मुमकिन है। ऐसा मुमकिन है कि यूट्यूबर महीने का 30-35 लाख रुपया हलाल वाइट कमा रहा हो इस अपनी वीडियोस के ज़रिए। ऐसा मुमकिन है किसी का फेसबुक पेज हो और उसमें घर की बने प्रोडक्ट्स वो सेल कर रहा हो, उसकी महीने की इनकम 5-7 लाख रुपया हो सकती है। ऐसा मुमकिन है कि कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेचता हो और उसकी वेबसाइट, छोटी सी लोकल वेबसाइट पाकिस्तान में, उसकी अर्निंग 4-5 मिलियन हो। और ऐसा मुमकिन है ये सब की जिनके मैंने आपको मिसालें दी हैं, इनकी एज 30 से भी ज़्यादा ना हो। वजह क्या है कि उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी को सही इस्तेमाल किया और कल को उन्होंने जगह बना ली। हम जिन बच्चों को डिग्रियां दे के निकाल रहे हैं, हमें सोचना पड़ेगा क्या उसमें ये स्किल्स हैं। और ये सब के सब ज़रा गूगल पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को सर्च कीजिएगा। ये हर नए साल से पहले आने वाले साल के बारे में, साल ख़त्म हो रहा होता है तो नए साल की स्किल्स बता देते हैं। हमें ऐसे लोग चाहिए, दुनिया को ऐसे लोग चाहिए, दुनिया को इस तरह के ब्रेन्स चाहिए, दुनिया को इस तरह का ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, दुनिया को इस तरह की स्किल्स चाहिए। अगर हम वो स्किल्स नहीं दे रहे तो सर सिर्फ कागज़ की डिग्री, वो फिर इशफाक साहब का जुमला सच्चा हो जाएगा, ये खर्चों की रसीदें हैं। जो बच्चों ने अपना वक्त लगा के रसीदें हासिल कर ली हैं, उस कागज़ की डिग्री को ज़रा साइड पे रख के देखिए उसके पास कितना हुनर है, कितनी काबिलियत है। दुनिया 3 स्किल्स की बात कर रही है इस वक्त। वन इज़ दी हार्ड स्किल विच इज़ रेलिवेंट टू प्रोफेशन। किसी भी बंदे का जो काम है उसके पास अपनी रेलिवेंट स्किल्स हैं। नंबर 2 इज़ सॉफ्ट स्किल्स विच इज़ कॉल्ड इंटरपर्सनल स्किल्स। वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, वो प्रेजेंटेशन स्किल है, वो लीडरशिप स्किल्स है, वो सब की सब सॉफ्ट स्किल्स दुनिया बात कर रही है। एंड नाउ पीपल आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड, मिडल स्किल। एक और नई टर्म इस्तेमाल उन्होंने की है जी, मिडल स्किल। मिडल स्किल ये है, दरवाज़ा कैसे खटखटाना है, कमरे में कैसे बैठना है, किस कुर्सी पे आके बैठना है, जिस कुर्सी पे क्रॉस लगा हुआ उसका मतलब क्या है। छोटी सी मिसाल है, ये कोई किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं पढ़ाया जा रहा, लेकिन दुनिया कह रही है छोटे छोटे मैनर्स भी, हाथ कैसे मिलाना है, कितना फासला रखना है, जिसको मैनर्स कह लीजिए। मैनर्स को दुनिया मिडल स्किल का नाम दे रही है। और आज दुनिया मान रही है कि तरक्की करने के लिए इतनी हार्ड स्किल्स नहीं चाहिए जितनी सॉफ्ट स्किल्स और मिडल स्किल्स चाहिए। सर बंदे का नॉलेज आपको भूल जाता है, बंदे का रवैया आपको सारी ज़िंदगी नहीं भूलता, उसका तरीकाकार आपको सारी ज़िंदगी नहीं भूलता। ये मिडल स्किल थे। बंदे ने कोई चीज़ प्रेजेंट कैसे की है। आपकी ज़िंदगी में कई ऐसे टीचर्स होंगे, आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं, जिनके पढ़ाने से हम कहते हैं याद हो जाता है। उसकी वजह क्या थी? उनकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी मजबूत थी। कईयों की PhD होती है, लेकिन समझाने का तरीका ठीक नहीं होता तो क्या होता है, उनकी कही हुई बात याद नहीं रहती। सो आज दुनिया इन मॉडर्न स्किल्स की बात कर रही है। मेरे इस सारे मुख्तसर से लेक्चर का मकसद यही है कि वो इकबाल कहता है खोल आंख, ज़मी देख, फलक देख, फिज़ा देख। तो आप खुदारा जो पढ़ने पढ़ाने वाले हम लोग हैं, हमें इनोवेटिव होने की ज़रूरत है। बच्चों को तो हम बाद में करेंगे, नई नस्ल को तो हम बाद में करेंगे, लेकिन हम सोचें कि क्या हम आंखें खोल के, दिल खोल के एडमिट कर रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद कुछ सालों के बाद आपके बैंक ख़त्म हो जाने। फॉर योर वेरी का इन्फॉर्मेशन, बैंक आपका सारा डिजिटल हो जाना। जब डिजिटल हो जाएगा, अब इस वक्त के ह्यूमन रिसोर्स बैंक का वो इतना इनसिक्योर है, आप किसी से जाके इंटरव्यू लेके देख लीजिए। उसकी वजह ही यही है कि बड़ी तेज़ी के साथ डिजिटल हो रहा है। सारी ट्रांजैक्शन, सब चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग मोबाइल पे ऑपरेट हो सकती है। आपका मोबाइल, जिसको चंद माह पहले हम यूनिवर्सिटियों से निकालने, कॉलेजेस से निकालने की बात कर रहे थे, आज क्लास 1 में मेरी बेटी पढ़ती है, वो लैपटॉप और मोबाइल के बगैर नहीं पढ़ सकती। ये इतना पार्ट एंड पार्सल बन चुका है। तो ये जो आने वाला सारा ज़माना टेक्नोलॉजी का है, इसको एडमिट करते हुए क्या हम तैयार हैं? क्या हमारा सिलेबस तैयार है? क्या हमारे जो टीचर्स हैं या हम खुद हैं, हमारी स्किल्स इतनी अच्छी हैं कि इस नए ज़माने में हम एंटर हो सकें? क्या हम वो ह्यूमन रिसोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जो पाकिस्तान का रेवेन्यू बढ़ा सके? मैं लास्ट, मेरा ख्याल है ऑनलाइन आपसे बात जब कर रहा था तो मैंने कोट किया कि जुलाई के हमारे पास रिकॉर्ड थे, पाकिस्तान को फ्रीलांसिंग से $160 मिलियन बचा है। 160 मिलियन डॉलर एक मिकदार है, लेकिन क्या ये 160 बिलियन डॉलर नहीं हो सकता? ये हो सकता है।
अगर हम पढ़ने लिखने वालों को शऊर दें कि फ्रीलांसिंग भी कोई चीज़ है। कल मेरे पास सर एक फैसलाबाद से बच्चा आया हुआ, उसने कहा जी मैं वीडियोस बनाता हूँ। मैंने कहा मैंने आपकी कभी नहीं देखी। उसने कहा सर मेरी पंजाबी अच्छी है और मेरा लहजा लुधियाने का है, मेरा सारा जो काम है वो इंडिया में देखा जाता है। हाउ इज पॉसिबल? उसने एक चैनल इंडिया का खोला, उस पर वो मौजूद था। मैंने कहा ये कैसे है? कहता सर मैं अपनी ये सर्विस वीडियो बना के बेचने की सर्विस फाइबर पे रखता हूँ। फाइबर आपने बताना है क्या होता है सर, मैं उस पर डिटेल नहीं जा रहा। कहता मैं फाइबर पे रखता हूँ, वो परचेज करते हैं मेरी वीडियोस को, पे करते हैं और अकाउंट में पेनर के ज़रिए पैसे मेरे अकाउंट में चले जाते हैं, मैं बड़ा खुशहाल हूँ। सर हमारे बच्चे को फाइबर का क्यों नहीं पता? हमारे बच्चे को फ्रीलांसिंग का क्यों नहीं पता? उसको क्यों नहीं पता? मसलन मुझे अमेरिकन एक्सेंट में पिछले दिनों अपनी वीडियोस को डब करवाना था, मुझे आउटसोर्सिंग के लिए अमेरिकन एक्सेंट का जो बंदा मुझे मिला वो कनाडा से मिला। वो कनाडा वाला बंदा मैंने पाकिस्तान में आउटसोर्स करके जब पे करना शुरू किया। आपका बच्चा अमेरिका के लिए आउटसोर्स क्यों नहीं हो सकता? आपका बच्चा किसी भी सर्विस, वो डिज़ाइनिंग है, वो कोई डिजिटल मार्केटिंग है, वो कोई अर्न करना है, वो किसी चीज़ को बिल्ड करके देना है, वो कोई वेबसाइट बना के देनी है, आउटसोर्स क्यों नहीं हो सकता? सर जब तक ये चीज़ें जो मैं आपसे गोशगुजार कर रहा हूँ हम इनको खुद नहीं जानेंगे और अपनी नई नस्ल को आगाह नहीं करेंगे, सर वैसे के वैसे ही चलते रहेंगे। दुनिया कहाँ से कहाँ चली जाएगी। जिद्दत ये नहीं है कि हम मॉडर्न मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, जिद्दत ये है कि ये सेलफोन आपके मुल्क में बनने लग पड़े। जिद्दत ये नहीं है कि बेहतरीन टेक्नोलॉजी की गाड़ियाँ आपके मुल्क में आ रही हैं। जिद्दत ये है आपका मुल्क खुद गाड़ी वो प्रोड्यूस करने लग पड़े। जिद्दत ये नहीं है कि दुनिया इस वक्त ई कॉमर्स, अली बाबा और पता नहीं क्या क्या दुनिया ने इंट्रोड्यूस करवा दी चीज़ें। जिद्दत ये है कि हमारे कॉमर्स कॉलेजेस से बच्चे जो निकले वो कॉमर्स में, डिजिटल कॉमर्स में, ई कॉमर्स में इतना आगे हों कि दुनिया मिसाल दे। पाकिस्तान ई कॉमर्स में इन सब चीज़ों में बहुत आगे है। जब तक इस तरह के टारगेट्स हम अचीव नहीं करते और इस तरह के गोल्स नहीं बनाते, वही काम चलता रहेगा जो चलता है। सो खुदारा इन चीज़ों को थोड़ा सा सर्च कीजिए, इन चीज़ों को ज़रा गूगल करके देखिए। मोबाइल, इंटरनेट, सब चीज़ें आपके पास है, ज़रा ढूंढ के देखिए कि दुनिया कितनी तेज़ी के साथ बदल रही है। अगर हम नहीं बदलेंगे तो हम मिट जाएंगे। मिट जाने का मतलब खुदा ना खास्ता फोत हो जाना नहीं है। मिट जाने का मतलब है हम प्रायोरिटी पे नहीं रहेंगे, हम अपनी जगह नहीं बना पाएंगे, हमारी कोई अहमियत नहीं रहेगी, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। और ये 12 करोड़ यूथ वाला मुल्क, मेरा ख्याल है इसके पास बड़ी पावर एटम बम नहीं है, यूथ है। अगर इस यूथ की सिमत बन जाए, ये यूथ स्किल्स वाली यूथ बन जाए, ये यूथ जो है वो खुद कफील हो। आप जाके एक कहानी सुन लीजिए, एक बच्चा खुद कफील होता है, खुशहाल होता है, पूरी नस्ल खड़ी हो जाती है। एक बच्चा कामयाब आपका होता है तो फ़ख्र के साथ पूरे के वालदैन, मोहल्ला, इलाका, उसको कितना फ़र्क पड़ता है। एक बच्चा एक मुकाबले का इम्तिहान पास करता है, उसकी नस्ल को क्या फ़र्क पड़ता है। एक बच्चा अगर खुशहाली से पैसे कमाने लग पड़ता है, उससे कितना बड़ा एक इकॉनमी का चेंज जनरेट होता है, वो जाके आप ज़रा देख लीजिए। सो खुदारा ये सारी जो मैंने गुजारिशात की थी, इसे मेरा दर्द दिल समझिए, मेरे दुख को समझिए कि मैं कोई क्रिटिक नहीं कर रहा। कई लोग इसको समझते हैं मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। अगर मैं ये इंडिकेट नहीं करूँगा, मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नहीं हूँ, लेकिन एक प्रोफेसर से 1000 गुना ज़्यादा सुना जाता हूँ। क्यों? सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी, मेरा कोई कमाल नहीं। ऐसा मुमकिन आप मुझसे ज़्यादा काबिल होंगे यकीनन, लेकिन सर क्वेश्चन है, इधर बैठे एक प्रोफेसर का भी अपना यूट्यूब चैनल है कॉमर्स का, अपने सब्जेक्ट का। सर आप पूरे मुल्क में बता दें फिजिक्स या केमिस्ट्री, मैथ्स का एक यूट्यूब चैनल हो, नहीं है। क्योंकि हम लोग कब्रों में अपने नॉलेज को, कीड़ों के काम तो आने देते हैं, बंदों के काम नहीं आने देते। हम कहते हैं ये हकीम की सोच है। सर ये आम सोच है कि जो कुछ मैंने सीखा है उसका कोई रिकॉर्ड है क्या? मैंने कोई ऐसा सोर्स मॉडर्न पैदा किया है कि वो सोर्स बाद में लोगों को फ़ायदा देता रहे? सर दुनिया इधर चली गई है। दुनिया आज कह रही है जिंदा वो है जिस पे जिंदा है। दुनिया आज कह रही है, कई ऐसे पासपोर्ट्स पे, कई दुनिया के ऐसे ममालिक में लोगों को जाने का इत्तेफाक हुआ जहाँ पर उन्होंने इस पर प्रेजेंस चेक की है। मेरे कई मुल्कों के वीज़े सिर्फ इस बुनियाद पे लगे हैं कि मैं गूगल पे मौजूद हूँ। जब मेरा गूगल प्रोफाइल लगता है कि कासिम अली शाह कौन है तो वीज़ा मुझे मिल जाता है। सर आज का प्रोफेसर ऐसे क्यों नहीं कर रहा? वो इतना जदीद क्यों नहीं है? क्या वो सिर्फ गवर्नमेंट चेंज होने का इंतज़ार कर रहा है? क्या वो हालात व वाक़यात को क्रिटिसाइज़ कर रहा है? ये टेक्नोलॉजी जो आपके हाथ में है सर, इसको इस्तेमाल आपने खुद करना है। आप कीजिए, अपने सोच के नए दरवाज़े खोलिए और अपने बच्चों को भी आगाह कीजिए कि ज़माना कितना बदल चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।